हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 19th लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का जो सेकंड पार्ट है दैट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक ही लेक्चर में दोनों खत्म करेंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के ऊपर आई थिंक आपने उनके 2 लेक्चर्स लिए थे, उसके अंदर क्या क्या न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये दोनों कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है और उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, सेंटर में कौन होगा? मेटल होगा और ये 4 लिगैंड बेटा प्लेनर के फॉर्म में स्क्वायर बनाएंगे, राइट? सो दिस इज अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, द हाइब्रिडाइजेशन इज dsp2। अभी हाइब्रिडाइजेशन का यहाँ पे क्या लेना देना, यहाँ पे मेन जो लेना देना है बेटा वो डी ऑर्बिटल कौन सा यूज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है इन हाइब्रिडाइजेशन दे आर dx² - y², बराबर है, विच इज एक्शियल और नॉन एक्शियल। सबको पता है इट इज एक्शियल। s होगा और px होगा एंड p कौन सा होगा? y होगा। इसका मतलब ये सब एक ही प्लेनर वाले स्ट्रक्चर्स है। इसमें टोटल कितने लिगेंड्स होते हैं? 4 होते हैं। इसका फॉर्मूला होगा Ml4 ± n, करेक्ट है ना? 4 लिगेंड्स हो गए, 1 2 3 4, ठीक है ना? ऑल फोर लिगेंड्स अप्रोच along the axis, उसमें से 2 along x axis, 2 along x axis and 2 along y axis, रेडी? अभी इसके अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है उसके बारे में ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस एक्सिस के ऊपर एनर्जी प्लॉट करता हूँ, ठीक है ना, ये हम लोग ने सेम वहां पे भी देखा था। अगर इस एक्सिस के ऊपर हम लोग एनर्जी प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, इस एक्सिस के ऊपर हम लोग ने एनर्जी प्लॉट किया, तो यहाँ पे जब डी ऑर्बिटल की बात होती है, सो डी ऑर्बिटल कैसे होगा? डीजेनरेट डी ऑर्बिटल होगा व्हेन द लिगैंड इज एट डैश डिस्टेंस स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट डिस्टेंस विद प्रेजेंटेशन यू आर राइटिंग, ठीक है। सो अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करता हूँ तो इट इज अ डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, दिस वन, राइट? डी ऑर्बिटल में कितने होंगे? डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। सो दिस इज योर डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, मतलब सबकी एनर्जी क्या है? सेम है। अभी डीजेनरेट डी ऑर्बिटल किसका है? ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अभी ये कभी की बात है व्हेन द लिगैंड इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। लिगैंड कहाँ पे है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। जैसा हम लोग ने वहां पे पढ़ा था सेम इधर भी ये रिपीट होगा। फिर अगर हम लोग बात करें कि जब लिगैंड बेटा सिमेट्रिकली अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना, पता नहीं सर कौन से क्लासरूम में जाने वाले हैं, 11th या 12th, बट दोनों की एनर्जी तो बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये डी ऑर्बिटल जो है सिमेट्रिकली लिगैंड के फील्ड में एनर्जी अपनी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे दिस इज इन द सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ द लिगैंड। नाउ अगर हम लोग बात करें ये आपका डी ऑर्बिटल है, अभी भी ये डीजेनरेट ही है। क्यों? क्योंकि सबकी एनर्जी अभी भी क्या है? सेम ही है, ठीक है। डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखना। एंट्रेंस स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज अगेन डैश ऑर्बिटल, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल ऑफ डैश सेंट्रल मेटल एटम, बराबर है। नाउ लिगैंड in the symmetrical field of ligand. Now the ligand is not at infinite distance. Symmetrical field of ligand. बराबर? ligand के ये symmetrical field में है। अभी यहाँ पे भी along the axis ही आ रहा है,
तो ये भी दो टुकड़ों में डिवाइड होगा। सबसे पहली बात तो ये dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। इसमें से एक्चुअल कौन से है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो ये दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ये आपका दो टुकड़ों में बढ़ गया, करेक्ट है ना। अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। जब ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा तो ऊपर कौन सा आएगा, Eg आएगा, और नीचे कौन सा आएगा, T2G आएगा बच्चों। तो यहाँ तक तो डिक्टो सेम ही हो, जैसा ऑक्टाहेड्रल में होता है वैसे ही यहाँ पे स्क्वायर प्लेनार में भी हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से मेन स्टोरी स्टार्ट होगी। ऊपर जो है वो T2G है, दिस इज योर T2G, सॉरी Eg है, सॉरी दिस इज Eg ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। ये कौन सा है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, दे आर अलोंग द एक्सिस, सो दे आर एक्सियल ऑर्बिटल्स। और नीचे जो आएगा वो T2G आएगा, और T2G में तीन होंगे dx, दे आर नॉन एक्सियल और एक्सियल, नॉन एक्सियल। तो यहाँ तक तो स्टोरी पूरा का पूरा क्या है, सेम ही है, कोई नई बात सीखने को नहीं मिली है, राइट। दिस इज T2G, these are T2G orbitals, ठीक है, dxy, dyz, dxz। यहाँ से बेटा स्टोरी बहुत ही चेंज होने वाली है, प्लीज एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, वरना पूरा ऊपर से जाएगा। अगर मैं बात करूं ऑर्बिटल्स जो है या लिगैंड जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, दो तो x एक्सिस से आ रहे हैं और दो जो है वो y एक्सिस से आ रहे हैं, z एक्सिस से तो एक भी नहीं आ रहा है। तो इसमें जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको ट्रेमेंडस रिपल्शन मिलेगा। ध्यान से सुनो, इसको क्या मिलेगा, ट्रेमेंडस रिपल्शन मिलेगा। Whereas अगर मैं dz स्क्वायर की बात करूं तो ये बोलेगा मेरा तो इसमें कोई गुना ही नहीं था, मेरे एक्सिस से तो कोई आ ही नहीं रहा है। तो ये वाला जो है फिर धड़ाम से किधर जाएगा, नीचे जाएगा, इसकी एनर्जी धड़ाम से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ऑक्टाहेड्रल में हम लोग यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, टेट्राहेड्रल में हमको यहीं पे स्टॉप नहीं होना है, सॉरी स्क्वायर प्लेनार में हमको यहीं पे स्टॉप नहीं होना है, बिकॉज इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इस वाले ऑर्बिटल्स का तो कोई लेना देना ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे z का तो कोई बेटा है ही नहीं लेना देना। तो अगर मैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करूं तो ये तो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसको तो ट्रेमेंडस क्या होना, फील होना पड़ेगा, रिपल्शन। तो यहाँ पे ये वाला फर्दर स्प्लिट होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, ध्यान से सुनना। दिस विल फर्दर स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, ये आगे और दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। फर्स्ट वन, ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे आएगा आपका सिर्फ एक ही ऑर्बिटल, दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्बिटल आएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसकी एनर्जी बहुत ही क्या है बेटा, ज्यादा हो जाएगी। सो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई। जबकि डी जेड स्क्वायर की बात करें तो बेटा इसमें तो अलोंग द जेड एक्सिस कुछ आ ही नहीं रहा है, तो इसकी एनर्जी ट्रेमेंडसली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान से देखना, इसकी एनर्जी जो है वो ट्रेमेंडसली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डी जेड स्क्वायर। आई होप सबको रीजन पता चला होगा कि जेड स्क्वायर का एनर्जी क्यों डिक्रीज हुआ, बिकॉज उसके अलोंग तो एक भी नहीं आ रहा है, कौन, लिगैंड, राइट। तो कैन वी से दैट दिस इज नथिंग बट व्हाट, डी जेड स्क्वायर। ये फर्दर स्प्लिट हुआ। अब अगर मैं इसमें बात करूं बच्चों, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बेटा किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स वाई एक्सिस के अलोंग है, एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है ना। तो इसमें बेटा जो एक्स वाई प्लेन वाला है, सर ये तो प्लेन में नहीं है ना, ये तो इन बिटवीन दी एक्सिस है। तो एक लिगैंड अगर एक्स से आ रहा है, सुनो मेरी बात, ये जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, ध्यान से देखना। एक लिगैंड अगर इधर से आ रहा है, एक लिगैंड अगर इधर से आ रहा है, तो जो ये ऑर्बिटल यहाँ पे होगा उनको भी तो रिपल्शन फील होगा, एक्स वाई वाले को। सर ऑर्बिटल को रिपल्शन फील होगा तो तीनों को साथ में क्यों लिखा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एकदम ध्यान से। अगर मैं बात करूं एक्स जेड के मुकाबले, तीन प्लेन है बेटा, एक्स वाई है, वाई जेड है और एक्स जेड है। आप बोलोगे बेटा इसमें तो एक्स वाई आ ही नहीं रहे, इसमें एक्स आ रहा है तो जेड आ रहा है, जेड का तो कोई लेना देना नहीं, इसमें वाई आ रहा है तो जेड आ रहा है। ये वाला जो ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, ये क्या बोलेगा, मुझे तुम दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा रिपल्शन फील होगा। ध्यान से सुनो, एक्स वाई को
yz और xz के कंपैरिजन में ज्यादा रिपल्शन फील होगा। नो डाउट इलेक्ट्रॉन भले इधर से, सॉरी लिगैंड इधर से नहीं आ रहा है, फिर भी इसको ज्यादा रिपल्शन फील क्यों होगा कंपैरेटिवली? बिकॉज यहां से तो कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर यहां से भी कोई आ रहा है और यहां से भी कोई आ रहा है तो इसको थोड़ा बहुत तो रिपल्शन फील होगा, जबकि इन दोनों को तो रिपल्शन फील ही नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ये वाला फर्दर ब्रेक होता है दो पार्ट्स में, इट फर्दर ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स। एंड ये कैसे बन जाता है प्लीज ध्यान से देखना, ये वाला इस तरीके से स्प्लिट होता है, ठीक है ना, ये वाला इस तरीके से स्प्लिट होता है और यहां पे आ जाएगा आपका dxy। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का जो स्प्लिटिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका d क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा, dxy हो गया। फिर ये वाला जो dyz और dxz वाला पार्ट है वो इसके नीचे चला जाएगा, इससे भी कम एनर्जी में। क्यों? क्योंकि वो तो वाला उनको रिपल्शन फील नहीं हो रहा है, तो दे विल बी मोर स्टेबल। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑर्बिटल आएगा बच्चों बताओ, dyz एंड dxz बेटा, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली इस तरीके से, ठीक है। सो दिस विल बी dyz dxz, dyz एंड dxz इस तरीके से। सो बेसिकली T2G and EG further splits into this way। अगर मैं यहां से लगा के यहां तक की एनर्जी को मेजर करूं, यहां तक ध्यान से सुनना बच्चों, दिस एनर्जी इज और दिस स्प्लिटिंग इज नोन एज डेल्टा। वहां पे हम लोग ने क्या लिखा था, डेल्टा ओ लिखा था ना, यहां पे हम लोग लिखेंगे डेल्टा एसपी। लिसन टू मी केयरफुली, डेल्टा एसपी, वेयर एसपी स्टैंड्स फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। विच कॉम्प्लेक्स? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अभी ये देखो, इन दोनों के बीच में भी एनर्जी का डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा वन। कौन सा वन? डेल्टा वन। इन दोनों में जो एनर्जी का डिफरेंस है इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा टू, और इन दोनों में जो एनर्जी का डिफरेंस है इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा थ्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टा वन, डेल्टा टू एंड डेल्टा थ्री। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम मैंने बनाया है। दिस इज फॉर अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल से भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस वजह से बेटा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है, मैंने नहीं कहा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का जो स्प्लिटिंग होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1.3 टाइम्स होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग। कितना टाइम्स? 1.3 टाइम्स द स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का जो स्प्लिटिंग होती है वो 1.3 टाइम्स क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग। सो वी कैन से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग इज ग्रेटर देन डैश ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग। दूसरी बात, very very important, delta sp will be equal to what students? sorry, delta 1 plus delta 2 plus delta 3, delta 1 plus delta 2 plus delta 3, delta sp total will be equal to delta 1 plus delta 2 plus delta 3. Experimentally it has been observed that delta 1 is greater than delta 2 is greater than delta 3, which can be observed from the diagram also. डेल्टा वन का वैल्यू ज्यादा होगा सबसे ज्यादा, डेल्टा टू का वैल्यू, अगर आपके पास बेटा और पेज बड़ा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको और थोड़ा ऊपर बना देना, और थोड़ा ऊपर बना दे, एकदम से पेज के बाहर मत लेके जाना। ये वाला भी इनफ है बट फिर भी अगर थोड़ा और बना सको तो बना देना, बिकॉज वो उसको ट्रेमेंडस रिपल्शन फील होता है। सो डेल्टा वन इज ग्रेटर देन डेल्टा टू इज ग्रेटर देन डेल्टा थ्री, बराबर है। और अगर मैं बात करूं एनर्जी ऑर्डर की, एनर्जी ऑर्डर की, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी ऑर्डर की, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है बोलो? डी, इसको नाम क्या था बताओ? ईजी था, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, विच इज ग्रेटर देन किससे? डी एक्स वाई, विच इज ग्रेटर देन डी जेड स्क्वायर, विच इज ग्रेटर देन, इन दोनों का क्या है? इक्वल है ना,
तो क्या लिखोगे, डी वाई जेड इक्वल्स टू डी एक्स जेड, ये वाला याद रखना बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप इलेक्ट्रॉन फिल इन करोगे तो क्या सबसे पहले इसमें जाएगा, नहीं, सबसे कम एनर्जी में पहले जाएगा ना, तो सबसे पहले किसमें जाएगा, वाई जेड एक्स जेड में जाएगा, इधर भी सिंगल इधर सिंगल, फिर पेयरिंग होगी इधर, फिर इधर सिंगल पेयरिंग, फिर सिंगल पेयरिंग, फिर जाके लास्ट में उधर जाना पड़ेगा। तो याद रखना दिस इज एनर्जी ऑर्डर, बट इलेक्ट्रॉन फिल करने के टाइम में इसका उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि जैसा एनर्जी होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फिल होता है, जितना कम एनर्जी उतना इजीली इलेक्ट्रॉन उसमें फिल इन हो जाएगा। सो दिस इज क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी अच्छे खासे बनते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने समझाया, एक बार वापस समझा दो। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी बहुत ज्यादा क्यों बढ़ी, बिकॉज वो ऑर्बिटल तो इसमें इन्वॉल्व ही था, ठीक है ना। डी जेड स्क्वायर धड़ाम से नीचे क्यों आया, क्यों बेटा, बेटा रिहा हो गया, रिहा क्यों हो गया बेटा, उसको बेटा बेगुना साबित हुआ, क्यों, क्योंकि लिगैंड वहां से आ ही नहीं रहा, तो जेड एक्सिस एकदम से नीचे आया। चलो, तो अगर वो बेगुना साबित हुआ तो इन दोनों का एनर्जी सेम होना चाहिए ना, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये बेटा नॉन एक्शियल है और ये क्या है, एक्शियल है, तो थोड़ा बहुत तो रिपल्शन उसको ज्यादा फील होगा ही इनके कंपैरिजन में, बट इसके कंपैरिजन में इसको कम होगा, क्यों, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में और ये जेड एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है ऑब्जर्व किया गया है एक्सपेरिमेंटली, दैट इट इज 1.3 टाइम्स व्हाट डेल्टा ओ, ये एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट नोट्स दो तीन और है, मैं अभी आपको लिखवाता हूं, इसका फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट, सो दो और इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसके लिए मैंने लिख के रखा है, ध्यान देना। ऑल 4D एंड 5D मेटल फॉर्म्स व्हाट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, अगर उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। मैंने आपको पहले भी सिखाया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा तो 4D और 5D सीरीज में हर लिगैंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड रहेगा, ठीक है। और इवन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा तो भी हर लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड रहेगा, अगर वो 4D और 5D का मेटल है तो। बट अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो वहां पे मेरे पास दो ऑप्शन है, जो मैंने निकल के कॉम्प्लेक्सेस को बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया है। DsP2 भी हो सकता है और sp3 भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड। जनरली एंट्रेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni2+ इन NiCN4 2-, राइट। तो सबसे पहली बात तो ये, हम लोगों को पता है, हम लोग ऑलरेडी VBT से पढ़ के आए, दैट दिस कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर है। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो कौन सा होगा, DsP2 होगा। कौन सा होगा, DsP2, ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। निकल जो होता है 28 होता है, 3D8 4s2 है। अगर मैं निकल को +2 बना दूं तो ये 3D8 4s0 हो जाएगा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे लिखना है, ठीक है, इस टर्म्स में, तो कैसे लिखूंगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, DyZ एंड DXZ में। सो DyZ स्क्वायर DXZ स्क्वायर, 2 2 4 हो गया। फिर किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, DZ स्क्वायर, ऊपर का 2, ये स्क्वायर तो बेटा ऑर्बिटल का है, ये 2 का किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर इसमें जाएगा, पहले कैसे जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर हाइट बहुत ज्यादा है, ये स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होती है, इसके लिए वो यहीं पे पेयर हो जाता है। सो लास्ट वाला क्या आएगा, DXY का स्क्वायर। इस तरीके से ऑप्शन में आपको सिलेक्शन करना है, बहुत इजी होता है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का भले ये डायग्राम डरावना है, बट मेरे एक बार समझाने के बाद आपको वो तो इजी लगा ही होगा, और ये तो बहुत इजी होता है। स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि ये क्या पूछा है क्या मालूम, बट ये बहुत ज्यादा इजी होता है, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट बोर्ड पे हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करेंगे, तो आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। Okay students, so next one is crystal field splitting in tetrahedral complex, right? The tetrahedral complex में hybridization कौन सा होता है, sp3 होता है। So hybridization is sp3 where s तो ऑर्बिटल होगा ही होगा, p जो होगा px होगा, दूसरा
पी वाई होगा और तीसरा कौन सा होगा, पी जेड होगा, बराबर है। ये आपका sp3 हाइब्रिडेशन। व्हाट इज शेप, इट इज टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल सबको पता है एंगल जो होगा बेटा वो कितना होता है 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। तो इसका मतलब इसमें 90 डिग्रीज तो एक भी नहीं है। दिस इज द शेप ऑफ टेट्राहेड्रल, इसमें 90 डिग्रीज का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इसमें जो चारों लिगेंड है, none of the ligands will approach along the axis, एक्सिस से कोई भी लिगेंड आने वाला नहीं है। इसका मतलब जो होगा नॉन एक्शियल d orbitals will feel or will experience more repulsion than what, axial d orbitals। एक्शियल d orbitals से ज्यादा रिपल्शन किसको फील होगा, नॉन एक्शियल d orbitals को, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं इसके क्रिस्टल वेव स्प्लिटिंग की, तो वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही, बट उसके पहले मैं आपको एक बॉक्स से समझाता हूँ कि इसके अंदर स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम देखना बच्चों, आप लोग के नोटबुक में भी ऐसा ही बनाना है आपको, ठीक है। देखिए जरा, ये आपका समझो मैंने एक क्यूब बना दिया, ठीक है, दिस इज अ क्यूब। दो मिनट लगेगा, ध्यान से देखिए, कैसे मैं ड्रॉ करो वैसे आपको भी बाद में ड्रॉ करना है। दिस इज नॉट सॉलिड स्टेट नाउ। आपने सॉलिड स्टेट में टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ा होगा ना, ये टेट्राहेड्रल वॉइड का ही कंसेप्ट आता है इसमें, ठीक है ना, ये टेट्राहेड्रल वॉइड जैसे ही है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझो, सेंटर में कौन है, m है, ये कौन है, सेंट्रल मेटल एटम m, दिस इज गोइंग टू बी y एक्सिस, ये y एक्सिस होगा, ठीक है ना। ये वाला परपेंडिकुलर टू दिस विल बी x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, और इसको परपेंडिकुलर, इन दोनों को परपेंडिकुलर कौन सा होगा बच्चों, z एक्सिस होगा, इस तरीके से, बराबर है। अभी अगर मैं इसमें लिगेंड्स के पोजीशन की बात करता हूं, तो सबसे पहला जो लिगेंड होगा वो यहाँ पे होगा, मैं सर्कल कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप टेट्राहेड्रल वॉइड भी पढ़ते हो, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट में टेट्राहेड्रल वॉइड वाला पार्ट यहाँ पे एक होगा, दूसरा, ठीक है, तीसरा लिगेंड जो होगा वो यहाँ पे होगा, और चौथा लिगेंड जो होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी डायगोनल। हर बॉडी डायगोनल पे कितने होते हैं स्टूडेंट्स, दो होते हैं। तो हर बॉडी डायगोनल पे अगर दो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, जस्ट अ सेकंड, हर टेट्राहेड्रल वॉइड पे कितने, हर बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, ठीक है। अभी टेट्राहेड्रल किधर बन रहा है सर इसमें, अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ, प्लीज यूज कलर पेन्स इसमें यूज करना, ये वाला इसको अगर ज्वाइन करूँ तो ये मेटल से लिगेंड नंबर 1 हो गया, मेटल टू लिगेंड नंबर 1। ये अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करूँ, सो दिस विल बी मेटल टू लिगेंड नंबर 2, दिस इज योर लिगेंड सेकेंड वन। अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करूँ, सो दिस विल बी लिगेंड नंबर 3। अभी आप बोलोगे सर ये तो बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा हो गया, ये 3D में दिख रहा है अभी, ठीक है ना। जहां मेटल है ना बच्चों, वही आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है, जहां मेटल लिखा है ना वही आपका टेट्राहेड्रल क्या है, वॉइड है। और आप बोलते हैं ना एक बॉक्स में एक टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टोटल 8 बॉक्स होते हैं ना, इस वजह से आप बोलते हैं 8 टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। दिस इज लिगैंड नंबर 4। अभी आप बताओ क्या एक भी लिगैंड एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, एक्स एक्सिस से कोई लिगैंड नहीं आ रहा है, y से भी कुछ नहीं आ रहा है, z से भी कुछ नहीं आ रहा है। सो नन ऑफ द लिगैंड विल अप्रोच अलोंग द एक्सिस, ऑल विल अप्रोच इन बिटवीन द एक्सिस। तो इसका मतलब जो एक्सियल वाले हैं
उनको तो ज्यादा रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नॉन एक्शन वालों को ज्यादा रिपल्शन होगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एनर्जी प्लॉट करता हूँ, बराबर है, क्या प्लॉट किया मैंने? एनर्जी। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये आपका डी जनरेट डैश ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल इन द एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस, इन द एब्सेंस ऑफ क्या, और सॉरी वी कैन से व्हेन द लिगैंड इज एट डैश डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस, और एब्सेंस ही हो गया बेटा 1 2 3 4 एंड 5, बराबर है। चलिए तो ये हो गया आपका डी जनरेट डी ऑर्बिटल when the ligand is at dash distance, infinite distance, d generate d orbital of central metal atom, ligand is at infinite distance, ligand कहाँ पे है? infinite distance पे है, बराबर। फिर जब ligand इसको अप्रोच करेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, किसी को पता नहीं कौन से वाले क्लास में जाने वाला है ये, ठीक है ना। तो एनर्जी तो सबकी बढ़ेगी, सो होमोलिटिकली सबकी एनर्जी तो इक्वली बढ़ गई। तो ये आपका डी ऑर्बिटल डी जनरेट, बट नाउ द लिगैंड इज इन द सिमेट्रिकल फील्ड। लिगैंड का जो फील्ड है वो कैसा है बच्चों? सिमेट्रिकल है। नाउ इट इज नॉट अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल लिगैंड फील्ड है। सो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? डी जनरेट d orbital, बराबर, of central metal atom in the symmetrical field of ligand, in symmetrical field of ligand, बराबर है। अब ये जो d orbitals है यहाँ पे, ये कौन सा है? dxy, ये dyz, dxz, dx square minus y square and dz square। अभी जो एक्शियल वाले हैं उनको कम रिपल्शन फील होगा then axial d orbital, non axial d orbitals will feel more repulsion, so non axial वालों को ज्यादा रिपल्शन फील होगा। तो स्प्लिटिंग के टाइम में क्या होगा बच्चों? इस तरीके से हो जाएगा। सो नॉन एक्शियल कौन से हैं? dxy, dyz एंड dxz। सो ये जो T2G वाला पार्ट है वो अभी कहाँ आ जाएगा बच्चों? ऊपर आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ब्रेक हो गया। अभी आप बताइए तीन ऑर्बिटल्स कहाँ आ गए? ऊपर आ गए, क्योंकि उनको ज्यादा रिपल्शन फील हो रहा है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? T2G। ये कौन सा था? dxy, dyz, dxz, बराबर है। और नीचे ये वाले ब्रेक होके कहाँ आ जाएंगे बेटा? इसके कंपैरेटिवली नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Eg ऑर्बिटल्स। और इसमें कितने डब्बे होंगे? सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल्स होंगे। सो ये Eg सेट है बेटा। Which set it is? It is easy set, ठीक है ना। easy तो है ही वैसे तो, but easy set। इसका नाम क्या होना चाहिए? d x square minus y square and d z square। यहाँ पे इन दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस है, इस एनर्जी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा टी बोलेंगे। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। व्हाट एनर्जी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ डैश कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बराबर है। अभी अगर आपको मैं सवाल पूछूं कि ये जो नीचे वाला होगा वो कितना होगा? 0.6 माइनस 0.6 क्या? डेल्टा टी। और ऊपर वाला जो होगा वो कितना होगा? प्लस 0.4 डेल्टा टी, या फिर 10 DQ भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसा हमने वहां पे पढ़ा था उसमें उल्टा था, ऊपर 0.6 था, क्योंकि टोटल मैंने आपको बोला था न्यूट्रल होना चाहिए। 0.4 इंटू 3 करो 1.2 प्लस 1.2, 0.6 इंटू 2 करो माइनस 1.2, टोटल करके कितना आ रहा है? 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना इंक्रीज हुआ उतना ही डिक्रीज भी होना चाहिए। इज इट क्लियर? नाउ इसमें नोट पॉइंट याद रखना बच्चों, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट जो डेल्टा टी होती है, राइट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इट इज लेस देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से क्या होता है? कम होता है, क्योंकि इसमें तो ज्यादा स्प्लिटिंग हो भी नहीं रही है। और अगर हम लोग को एक सवाल पूछा जाए सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसमें होती है, तो डेफिनेटली इट वुड बी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर के बाद कौन सा आना चाहिए? ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल के बाद कौन सा आएगा? टेट्राहेड्रल आएगा। आई होप इट इज क्लियर। दिस वाज व्हाट बहुत ज्यादा इजी था, मैंने एक एक चीज इसकी बता दी है, ठीक है। नाउ अगर मैं इसमें
ये डायग्राम की बात करूँ तो डायग्राम भी मैंने अच्छे से समझा दिया, इसमें और कुछ भी मिसिंग नहीं है। तो स्टूडेंट्स एज कम्पेयर टू दूसरों की बात करें तो इसमें एज कम्पेयर टू ये ज्यादा इजी है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि NiCl4 में 2 माइनस में व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकेल, तो बताओ क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन निकेल का बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा निकेल का। हाइब्रिडाइजेशन वुड बी निकेल इज 28, सो इट 3d8 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा 3d8 हो जाएगा। 3d8 है क्यों, क्योंकि +2 है ना, तो 3d8 है। मतलब इस तरीके से देखने जाए तो ऐसा होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, बराबर है। क्या पेयरिंग हो पाएगी, नहीं होगी, तो पेयरिंग नहीं होगी बेटा। तो पेयरिंग नहीं होगी क्यों, क्योंकि वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपको लिखने के लिए बोलूं तो आप आराम से लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि पेयरिंग तो होने वाली नहीं है। नीचे बेटा ये 2 ऑर्बिटल्स पूरे भरे होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है 8 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लूं, ठीक है ना, Ni2 प्लस इन NiCl4, कौन सा NiCl4 क्या, आलू टमाटर क्या 2 ना, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोलो Eg, बोलो बोलो शर्मा मत, 2,2, फिर T2G में फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो 2,1,1 इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा इसका। इज इट क्लियर। तो अगर वो टेट्राहेड्रल है तो पहले Eg लिखेंगे फिर T2G लिखेंगे, और अगर वो ऑक्टाहेड्रल है तो पहले T2G लिखेंगे फिर Eg लिखेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ व्हाट crystal field theory in tetrahedral complex, octahedral complex and square planar complex. Now कौन कौन सी चीजों के ऊपर ये डेल्टा टी डिपेंड करता है वो भी मैं आज के लेक्चर में खत्म कर देता हूँ, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया ही कंसेप्ट स्टार्ट कर देंगे बेटा, आइसोमेरिज्म, जो कि इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम जो है इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो यही आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है, अगर आप सॉलिड स्टेट से कंपेयर करो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दिया है कैसे लिखा जाता है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करते हैं। अभी आप लोगों को खुद को भी पता है कि लिगेंड जो होगा अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड है तो उससे डिपेंड करेगा, और भी 2-3 चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, इसको कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है, जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, उसको अफेक्ट करने वाली चीजें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल, बेसिकली इसको हम लोग चार्ज ऑन द मेटल भी बोल सकते हैं कि क्या चार्ज है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा बेटा क्रिस्टल फील्ड क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। जितना ज्यादा क्या होगा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा। इट इज अंडरस्टूड, अगर चार्ज ज्यादा होगा तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो स्प्लिटिंग भी क्या होगी, ज्यादा। सो हायर इज द चार्ज, और बेसिकली अगर मैं इसको वर्ड्स ना लिख के आपको शॉर्ट में बोलूँ तो आप इसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर देना, चार्ज ऑन मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। सिंपल है ना बेटा, directly proportional to delta. So more is the charge on the metal, more is the crystal field splitting. सर इसका एग्जांपल क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, एक एग्जांपल है मेरे पास अवेलेबल, FeCN6 4 minus, FeCN6 4 minus and FeCN6 3 minus। अगर मुझे पूछ ले कि बताओ इसमें से डेल्टा दोनों में से ज्यादा किसका होगा, तो आपको क्या निकालना है बेटा, सेम है सब, पूरा कॉम्प्लेक्स सेम है, तो आपको चार्ज ऑन द मेटल देखना है। इसके अंदर बेटा मेटल के ऊपर +2 का चार्ज है, इसके अंदर मेटल के ऊपर +3 का चार्ज है, राइट। तो जिसमें चार्ज ज्यादा होगा उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो इसका आंसर आ जाएगा FeCN6 3 माइनस। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें सेकेंड पॉइंट आता है बच्चों नेचर ऑफ द मेटल आयन, नेचर ऑफ द मेटल आयन। मेटल आयन
किस सीरीज का है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सर नहीं समझा। अगर आपका 3D सीरीज है मेटल आयन, उससे ज्यादा होगा 4D का, उससे ज्यादा होगा 5D का। क्यों? क्योंकि नीचे जाते जाते बेटा क्या होगा, ओवर शील्डिंग इफेक्ट मिलेगा, एफ ऑर्बिटल भी आने लगेगा। ओवर शील्डिंग इफेक्ट है तो अट्रैक्शन पावर क्या होगा, ज्यादा, तो उसका फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। सो जब आप 3D से 4D की तरफ जाते हो तो 30 टू 40% 50% इंक्रीज हो जाता है डेल्टा का वैल्यू, 30 टू 50%। जब 4D से आप 5D जाते हो तो डेल्टा का जो वैल्यू है वो वापस से 30 टू 50% क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अभी आपको ये ऐसे नहीं समझेगा, मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान दीजिए। अगर मेरे पास में एक कॉम्प्लेक्स है NiCN4 2 माइनस, ठीक है ना, एक है दूसरा PdCN4 2 माइनस, सेम कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, याद ना, ये प्लैटिनम जो है कहाँ का हो गया, 5D सीरीज का है, बराबर है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें बेटा निकल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है, तो रूल नंबर 1 तो नहीं आ सकता, पैलेडियम +2 सबका ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, लिगैंड भी सेम है, चार्ज भी क्या है, सेम है, सब कुछ सेम है, तो फिर क्या करें, तो बेटा आपको देखना है कि कौन से सीरीज का मेटल है। अगर वो 3D सीरीज का मेटल है तो उसके अंदर स्प्लिटिंग कम होगी। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें तो कोई एफ ऑर्बिटल का नामो निशान ही नहीं है। अगर मैं 5D 4D की बात करूं तो उसमें स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो ये वाला इस ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज नेचर ऑफ द लिगैंड। नाउ नेचर ऑफ द मेटल आयन, नेचर ऑफ द लिगैंड आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। मैंने आपको बताया था, ये तो पहले ही बताया था, नेचर ऑफ द लिगैंड। लिगैंड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अगर है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर आपका लिगैंड क्या है, वीक फील्ड लिगैंड है, वीक फील्ड लिगैंड है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना, इतना तो सबको पता ही है ना। और क्या है, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यस, ये भी एक पॉइंट हो सकता है, यस इट इज गिवन, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सबको पता है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल फॉलोड बाय डैश टेट्राहेड्रल, और ये तो मैंने आपको बताया भी था एक एक चीज इसमें। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स इसमें एक और मैंने आपको ये भी लिखवाया था कि डेल्टा एसपी जो होता है वो इज 1.3 टाइम्स डेल्टा ओ एंड डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4/9 टाइम्स डेल्टा ओ, ठीक है। तो आप इन दोनों का भी रिलेशन निकाल सकते हो, जनरली ऐसा जरूरत तो नहीं है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन जनरली इसी तरीके से आएंगे। अगर मेटल सेम है, चार्ज सेम है, सब कुछ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर से काम हो जाएगा। मेटल अलग है, लिगैंड सेम है, चार्ज भी सेम है, तो फिर उसका सीरीज के हिसाब से काम होगा। नहीं तो लिगैंड्स के हिसाब से तो डेफिनेटली होता ही है। इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। अगर मैं एग्जांपल ले लूं FeCN6 का, FeCN6 3 माइनस एंड FeF6 3 माइनस। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे Fe किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3, मेटल भी सेम ही है, ठीक है, मेटल भी सेम है, बराबर है, नंबर ऑफ लिगैंड्स ज्योमेट्री भी सेम है, नहीं तो स्क्वायर प्लेनर का ज्यादा हो जाता, ठीक है ना। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते रहेंगे सर मेटल अलग है, ऑक्सीडेशन नंबर भी अलग है, तो ये डेफिनेटली कंसेप्ट आएगा। बहुत सारी चीजें अगर आएगी तो फिर एक्सपेरिमेंटल डेटा ही हेल्प करेगा बेटा, वहाँ पे फिर वही आपका मददगार साबित होगा। तो वैसे क्वेश्चन नहीं आते, जनरली इन चारों कंसेप्ट्स को मिला जुला के कोई भी क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो एकदम से अलग क्वेश्चन कुछ बनेगा नहीं। अभी साइनाइड है, चार्ज भी सेम है, मेटल भी सेम है, तो लिगैंड के हिसाब से देखो बन गया क्वेश्चन। साइनाइड इज अ डैश लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, एंड फ्लोरीन इज अ डैश लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड होता है। तो ये वाला इस तरीके से होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? एक छोटा सा 5 से 7 मिनट का टॉपिक है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में प्योरली हम लोग आइसोमेरिज्म ही स्टार्ट करेंगे। तो इसका फोटो लो, फिर 5 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक है। Okay students, so this is a very important question for board students and entrance students के लिए तो important है ये, no doubt। इसमें तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, कान नाक और हाथ वाला, वही याद रखना है।
और ये सीरीज भी आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। सो व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, जो अगर आप फ्यूचर में केमिस्ट्री पढ़ते हो तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगा। इससे बहुत सारे कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स भी डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स in the increasing order of their crystal field splitting, in the increasing order of their crystal field splitting is known as dash spectrochemical series. अभी ये ऑब्टेन कैसे की जाती है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हैज बीन ऑब्टेन बाय कैलकुलेटिंग, मैंने बोला था ना एक्सपेरिमेंटली चेक किया जाता है हर लिगैंड के लिए सेम मेटल लिया जाएगा, मेटल सेम लिया जाएगा। जैसे मैंने कोबाल्ट +3 लिया तो उसका आयोडाइड के साथ कॉम्प्लेक्स, उसका डेल्टा कैलकुलेट करेंगे, फिर ब्रोमीन के साथ कैलकुलेट करेंगे, फिर सल्फर के साथ, इस तरीके से आगे पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज has been obtained by calculating crystal field splitting for each ligand by taking the same metal ion but different ligands for a number of coordination compounds। तो बहुत सारे coordination compound ले लेके उसको चेक किया जाता है। तो ये जो सीरीज मैंने लिखा है उसमें अगर आप देखोगे I- आयोडिडो, तो ये बेटा सबसे वीकेस्ट फील्ड लिगैंड है और CO इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगैंड है। इसमें बेटा रीजन कभी कभी पूछा जाता है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड है? जो पाई बॉन्ड है, इस वजह से बेटा क्या है, ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। Cn- तो सबको पता ही होगा, इट इज अ डैश स्यूडो हलाइड, ठीक है। तो इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है व्हाई इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, बिकॉज़ इट इज अ स्यूडो हलाइड आएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ एंटायर CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में बता दिया है। अगर मैं बात करूँ सिंपल से ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस के, 2 मिनट के लिए लिमिटेशंस ऑफ CFT की बात करें, ठीक है, तो ये तो एज इट इज याद ही रखना, मैंने आपको पहले भी बोला था। इट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली डैश ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, ओनली d ऑर्बिटल इज कंसीडर्ड, ओनली d ऑर्बिटल इज कंसीडर्ड। सिर्फ d ऑर्बिटल के बारे में बात करता है, s और p के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी। दूसरी बेटा इसकी ड्रॉबैक, अगर मैं ध्यान से देखूं तो OH- से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन सा है? वाटर। इसका उसने कोई एक्सप्लेनेशन सैटिस्फैक्टरीली नहीं दिया बेटा। साइंटिस्ट लोग कैसे कोई भी चीज आती है तो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो जैसे इनका भी वाइवा हुआ है, तो वाइवा के टाइम में ना वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एज कंपेयर टू OH-, इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन CFT ने नहीं दिया। सो why H2O is a strong field ligand as compared to, ठीक है ना, वाटर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ऑक्सीजन है उसमें डोनर, एज कंपेयर टू बोला है, इंग्लिश को समझो, एज कंपेयर टू OH-, why H2O is a strong field ligand as compared to OH- is not explained by CFT, it is not explained by CFT, बराबर है। तीसरी बात, इसमें कहीं पे भी मैंने पाई बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया नहीं। इसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक। याद है फर्स्ट पॉइंट, मेटल एंड लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस, उनके बीच में सिर्फ प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड नेचर इस सब में कोई एक्सप्लेन नहीं किया। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट डैश बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ डैश बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो ये सब आगे हमको आने वाले हैं। पाई बॉन्ड के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। एंड ना लास्ट पॉइंट क्या लिखूंगा, मैंने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मेटल लिगैंड इंटरैक्शन is ionic, it could not explain the covalent nature between them, इसके बारे में भी इसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ CFT। बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है और एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए सेकंड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट तो आपको मुझे पता है याद भी हो गया कि सिर्फ पूरे d ऑर्बिटल की ही बात की। तो दिस इज द बेस्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फ्रॉम माय साइड। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है इस चैप्टर का एक डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है बाय द टीचर्स, बट मुझे लगता है मैंने अच्छे से एक एक चीज को समझा दिया है। टाइम लगा होगा ज़्यादा, डेफिनेटली मुझे पता है, बट वो टाइम बेटा क्या होगा, फिर आपको समझने के लिए रिवीजन में जल्दी हो जाएगा। तो अभी जितना टाइम आप ज़्यादा लगेगा, हमको ज़्यादा टाइम लगेगा, वो चलेगा। वरना क्या होगा, एक ही टॉपिक को नहीं समझ में आता है तो उसको 5 बार 6 बार भी रिवीजन करने के बाद भी नहीं समझ में आता, तो अननेसेसरली पूरे साल टाइम वेस्ट होगा।
और सबसे बड़ी बात समझ में नहीं आता, वो बड़ी बात है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में विल बी स्टार्टिंग विद आइसोमेरिज्म। अभी अगर मैं आइसोमेरिज्म की बात करूं बच्चों, तो आइसोमेरिज्म हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर साल नीट या जेईई में इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। और मैंने देखा है जब भी ऑफलाइन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का रिवीजन मांगा जाता है, तो उसमें से 99.9% बच्चे, लिसन टू मी केयरफुली, 99.9% बच्चे तीन चीजों के ऊपर हमेशा रिवीजन मांगते हैं। एक तो वीबीटी, एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और एक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में तो 100 में से 100 बच्चे, हर बच्चा बोलेगा सर आइसोमेरिज्म वापस समझाओ। बट यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए बेटा क्या होगा, आपके पास वीडियो लेक्चर होगा, आप उसको कभी भी देख सकते हो। और मैं थोड़ा सा स्लो ही जाऊंगा, आइसोमेरिज्म में मेरे कम से कम 3 से 4 लेक्चर जाएंगे, ताकि चीजें एकदम अच्छे से समझ सके, ठीक है। So we will meet in the next lecture, that would be lecture number 20। उसमें हम लोग स्टार्टिंग में इस लेक्चर के एंड में जो आपको पीडीएफ दिया गया है उसको आप प्लीज सॉल्व करिएगा। लेक्चर नंबर 20 के स्टार्टिंग में मैं वो पीडीएफ डिस्कस करूंगा, होमवर्क शीट डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। आई थिंक उसमें भी 2 शीट बनाया मैंने क्लास में, होगा आई डोंट नो, मैं भेज दूंगा, आप उसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद आइसोमेरिज्म इन वेरी मच डिटेल। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।